वेलकम बैक जावा के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था डेटा टाइप और प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेवीएम के बारे में, जावा वर्चुअल मशीन के बारे में। जावा वर्चुअल मशीन क्या है? एक्चुअली देखिए कि जावा के कोड को डायरेक्टली प्रोसेसर नहीं समझता, तो उस प्रोसेसर को समझाने के लिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई भी रहे, प्रोसेसर को समझाने के लिए जेवीएम की आवश्यकता होगी, और यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। तो नॉर्मली यदि जावा के आर्किटेक्चर यानी कि जेवीएम के आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपको ये फिगर समझना पड़ेगा। तो मैं इस फिगर पर आता हूँ, लेकिन पहले बेसिक में बता दे रहा हूँ कि क्या है जेवीएम का कंसेप्ट। देखिए, द जावा वर्चुअल मशीन इज़ अ पावरफुल एंड वर्सटाइल कंपोनेंट ऑफ द जावा ecosystem, enabling platform independence, high performance and secure execution. It modular design, efficient memory management and ability to support multiple languages have made the Java a critical part of modern software development. इसके देखिए, इसका खासियत क्या क्या, ये तो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। तो चूंकि ये मल्टीलिंगुअल कंसेप्ट को फॉलो करता है, सपोर्ट करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। JVM इज रन टाइम इन्वायरमेंट दैट एग्जीक्यूट्स जावा। ये क्या है? रन टाइम इन्वायरमेंट। बात को ध्यान दीजिएगा। दैट एग्जीक्यूट्स जावा बाइट कोड। बाइट कोड समझ ही रहे हैं? आफ्टर कंपाइलेशन जो फाइल बनेगा, कन्वर्टेड कोड होगा, वो जावा बाइट कोड कहलाता है। डॉट क्लास फाइल जिसको कहते हैं। व्हेन वी राइट एंड कंपाइल जावा प्रोग्राम्स, द सोर्स कोड यानी कि डॉट जावा फाइल इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड डॉट क्लास फाइल। अभी जस्ट मैंने बताया आपको। द JVM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग और कंपाइलिंग दैट बाइट कोड इनटू मशीन कोड फॉर द अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म। आपका प्लेटफॉर्म जो भी हो उसमें उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए, एग्जीक्यूशन मोड में लाने के लिए JVM की आवश्यकता होगी। तो आपका प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, विंडोज़ हो, लिनक्स हो, मैक ओएस हो, जो भी रहे। तो देखिए, नॉर्मली जो जावा का कोड है, कोड फाइल यानी कि क्लास फाइल है, तो क्लास फाइल को सबसे पहला कहाँ जाता है ये कि क्लास लोडर सब सिस्टम के पास जाएगा, और क्लास लोडर सब सिस्टम फिर इसको अगेन ट्रांसफ़र करेगा। लिंकर लोडर सारा रहता है क्लास सिस्टम सब लोडर के में, तो ये ट्रांसफ़र कर देगा आपको रन टाइम डेटा एरिया में। अब इसमें क्या क्या होता है? मेथड एरिया है, हीप एरिया है, स्टैक है, पीसी रजिस्टर्स है, नेटिव मेथड स्टैक्स है, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा मैं। और इसके बाद है आपका एग्जीक्यूशन इंजन। तो देखिए, प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, ऐसे होते हुए इस होकर के आकर के तब देन एग्जीक्यूशन इंजन में जाता है। और एग्जीक्यूशन इंजन जो एग्जीक्यूट करेगा वो नेटिव मेथड इंटरफेस से हो, और या नेटिव मेथड लाइब्रेरी जो है उसके थ्रू ही इसको एग्जीक्यूट कराता है। क्योंकि मेथड्स तो सारे का डिफिनेशन इसी के अंदर है, मेथड के लाइब्रेरी के अंदर। तो जिस मेथड को हम यूज करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए वो इसी के थ्रू कॉल होता है वहाँ पर। अब देखिए, अब इसको यदि डिस्क्राइब किया जाए तो क्या आता है, अब हर एक के बारे में मैं चलूँगा लेकर के। तो देखिए कि JVM has a complex architecture that consists of several components responsible for various aspects of executing Java programs. The core component of the JVM are मेन चीज़ कौन कौन सा? देखिए, मेन चीज़ तो यही तीन हो गया पार्ट। अब इसी तीनों पार्ट को डिस्क्राइब करना है, तो अब उसके अंदर भी तो बहुत सारा पार्ट है, वो भी देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्लास लोडर सब सिस्टम। क्लास लोडर सब सिस्टम ये वाला पार्ट। अब देखिए कि इस क्लास लोडर क्या है कि द क्लास लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग डॉट क्लास फाइल्स, यानी कि डॉट क्लास फाइल को लोड करने का काम करेगा, जो कि सोर्स कोड, हाँ सॉरी, सोर्स कोड से कंपाइल होने के बाद जो बना, यानी कि बाइट कोड जो हो गया, बाइट कोड इनटू द JVM। इट परफॉर्म्स थ्री मेन फंक्शंस। क्या क्या है? लोडिंग, इनिशियलाइजिंग और लिंकिंग। तीन काम ये करता है। लोडिंग क्या है? लोड जावा क्लासेस डायनामिकली इनटू द JVM। सबसे पहला तो काम हो गया लोड करने का। इनिशियलाइजेशन, assigning initial values to static variables and executes
द स्टैक ब्लॉक। हाँ, यानी कि उसको इनिशियलाइज करने का कि कैसे वो एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट करेगा। तो स्टार्टिंग के लिए उसको क्या करना होगा, स्टैटिक ब्लॉक में भेजना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो वो इनिशियलाइजेशन कहलाता है। लिंकिंग क्या हो गया, लिंकिंग हो गया कि जैसे जितने भी मेथड्स यूज किए जाएंगे, हाँ, उन सारे मेथड का मेन सोर्स कहाँ है उससे लिंक करना, ताकि एग्जीक्यूशन वहाँ हो सके। देखिए इसको समझिए तो बात क्लियर हो जाएगी कि कंबाइंस डिफरेंट क्लासेस एंड रिसॉल्व देयर डिपेंडेंसीज। पहला क्या है, वेरिफिकेशन, यानी कि जिस मेथड को या क्लास मेथड को हम कॉल किए हैं वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं, तो वही वेरिफिकेशन कहलाता है। इंश्योर्स दैट द लोडेड क्लास और वैलिड आर वैलिड एंड कंप्लाई विथ द JVM स्पेसिफिकेशन। मैंने उस JVM के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं, वो JVM के अंदर कॉलेबल है या नहीं, ये सारा चेक करना वेरिफिकेशन का काम है। हाँ, इसके बाद है कि प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है कि एलोकेट्स मेमोरी फॉर क्लास वेरिएबल्स एंड असाइनिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो देखो कि क्लास वेरिएबल्स कौन सा वेरिएबल है जो कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं हो, स्टैटिक जिसके डिक्लेरेशन के साथ लगा हुआ हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास वेरिएबल कभी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता, होल क्लास के लिए वो सिंगल डिफिनेशन होता है उसका। तो उसको एलोकेट कराना और उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पुट करना, ये आ जाता है प्रिपरेशन में। और इसके बाद है कि रिजोल्यूशन। ये क्या है कि कन्वर्ट्स सिंबॉलिक रेफरेंसेस इनटू डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंसेस। सिंबॉलिक रेफरेंस को डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस में कन्वर्ट करना, ये आ जाता है आपको रिजोल्यूशन में। अब आइए देखिए कि क्लास लोडर सब सिस्टम, इसका एक ही मकसद है कि सारे फाइल्स को उठा करके लोड करना, और इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। अब उसी लोडिंग में ये बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जो कि यहाँ आपको मैंने बताया। अब देखिए दूसरा है कि आपका रन टाइम डेटा एरिया। रन टाइम डेटा एरिया किसको कहेंगे, तो जो कि ये बीच वाला पार्ट आप देख रहे थे, ये रन टाइम डेटा एरिया, जिसमें कि PC रजिस्टर से, स्टैक से है, हीप है, मेथड एरिया है, तो वो सारा आ जाता है इसके अंदर। तो जावा ऑर्गेनाइजेज मेमोरी इनटू सेवरल रन टाइम डेटा एरियाज फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा एप्लीकेशंस। किसी भी जावा के एप्लीकेशन को रन कराने के लिए उसको इस मेमोरी रन टाइम डेटा एरिया में आना पड़ेगा। अब देखिए इसमें पहला मेथड एरिया। मेथड एरिया क्या है कि स्टोर्स क्लास लेवल इंफॉर्मेशन सच एज मेथड कोड, फील्ड इंफॉर्मेशन, रन टाइम कॉन्स्टेंट्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, कि क्या क्या उस के अंदर अवेलेबल है, किसका क्या मेमोरी एलोकेट, किसके लिए कहाँ मेमोरी एलोकेट किया, ये सारा इन्फॉर्मेशन मेथड एरिया के अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरा है हीप। हीप क्या है, हीप को जनरली हम लोग डायनामिक स्टोर भी कहते हैं, यानी कि जितना भी न्यू कीवर्ड लग करके यहाँ पर मेमोरी बनेगी वो सारा आकर के किसके अंदर बनेगा, हीप के अंदर बनेगा। द हीप इज़ ए रन टाइम मेमोरी एरिया वेयर ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डायनामिकली एलोकेटेड। दिस इज वेयर द गार्बेज कलेक्टर ऑपरेट्स क्लीनिंग अप अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा देर तक यूज नहीं हुआ या आगे फर्दर कहीं भी रेफरेंस में नहीं है, यूज होने लायक नहीं है, तो उन सारे को वहाँ से हटाने के लिए एक इंटरनल प्रोसेस चलता है जिसको कि गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। इसके बाद स्टैक हो गया कि जो भी लोकल वेरिएबल्स बनेगा मेथड के अंदर, वो सारा कुछ आकर के जगह लेगा किसके अंदर, स्टैक के अंदर। देखिए इधर JVM स्टैक स्टोर्स मेथड कॉल्स, local variables and partial results. Each thread in a Java application has its own stack. Each time a method is linked, a new stack frame is created for it, and when the method completes, the frame is removed from the stack. माने हर एक मेथड के एग्जीक्यूशन के समय ये एक टेम्परोरी स्टैक बनाता है, उसको यूज करता है, यानी वेरिएबल्स आकर के डिक्लेयर किए जाएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिक, और जैसे ही मेथड टर्मिनेट होगा, टर्मिनेशन के साथ ही उस जो स्टैक बनाया है टेम्पररी स्टैक, उसको ये क्या करेगा, हटा देगा, या जो फ्रेम बनाया है स्टैक के अंदर उस पूरे फ्रेम को हटा देगा। तो फ्रेम हटेगा तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर थे सारा खत्म। तो ये स्टैक हो गया। अब आइए कि प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर तो जान ही रहे हैं कि प्रोग्राम के ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कितना चला, इसी से पता चल जाता है।
कीप्स ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ ए थ्रेड, कि करंटली कितना एग्जीक्यूट आपका हुआ है, ये बताता है आपका। इसके बाद है नेटिव मेथड स्टैक। ये क्या है कि जैसे मान लो आपका जावा में हम रन करा रहे हैं, लेकिन जो लाइब्रेरी है वो किसी और की यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा लैंग्वेज है उसका यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए नेटिव मेथड स्टैक रिस्पॉन्सिबल होता है कि सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ नेटिव यानी कि नॉन जावा मेथड सच एज दोज रिटन इन सी और C++, मैंने किसी बाहरी लैंग्वेज, सिंपल जानो किसी बाहरी लैंग्वेज में यदि लिखा हुआ है उसको कॉल कराना, तो नेटिव मेथड स्टैक यूज होता है। इसके बाद है तीसरा पार्ट कौन सा था, एग्जीक्यूशन इंजन, ये वाला पार्ट है। अब देखिए एग्जीक्यूशन इंजन क्या है, तो जो कि प्रोग्राम को रन करा दे। देखिए द एग्जीक्यूशन इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस। इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स, 3 गो कंपोनेंट है। पहला है आपका इंटरप्रेटर समझ ही रहे हैं। इंटरप्रेटर का मतलब है कि जो बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, कि रीड एंड एग्जीक्यूट द बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। द इंटरप्रेटर इज सिंपल बट स्लो सिंस ईच इंस्ट्रक्शन इज इंटरप्रेटेड एट रन टाइम। हर एक इंस्ट्रक्शन को क्या करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, तो इसका स्पीड जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जस्ट इन टाइम यानी कि JIT कंपाइलर जिसको कहते हैं। तो JIT क्या है, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस द JIT कंपाइलर और कंपाइल्स फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड ड्यूरिंग रन टाइम में जो आपका बाइट कोड है उसको कन्वर्ट करता है किस में, आपके नेटिव मशीन में। किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि फास्टली उसको एग्जीक्यूट कराया जा सके। वंस ए पीस ऑफ कोड इज completed by JIT, इट एग्जीक्यूट्स डायरेक्टली इन नेटिव फॉर्म, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में वो आपका जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा एक बार यदि कन्वर्ट कर दिया तो। बाय पासिंग द इंटरप्रेटर, मैंने उस समय इंटरप्रेट दोबारा करने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी, एक बार बन गया सो बन गया, तब तक चलेगा जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है। जैसे उसको बंद कीजिएगा फिर कहानी ख़त्म, फिर से उसको हमको क्या करना होगा कि कंपाइल करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे देन फिर वो एग्जीक्यूशन मोड में लेकर के आएगा। अब आ जाइए गार्बेज कलेक्टर। तो जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि जो ज़्यादा देर तक यूज नहीं होगा उसको वो क्या करेगा, रिक्लेम करेगा। मैनेजेस मेमोरी इन द JVM बाय ऑटोमेटिकली रिक्लेमिंग मेमोरी यूज्ड बाय ऑब्जेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर रीचेबल। दिस इज currently for preventing memory leaks to long running applications। मैंने कोई भी मेमोरी में वैसा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो कि बहुत देर से यूज नहीं हो रहा, तो वो मेमोरी बेकार लिए हुए है, तो उस सारे को कलेक्ट करना ये GC का काम है, गार्बेज कलेक्टर का काम है। एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं कि डेमन थ्रेड है ये, यानी कि जो मिला कचरा उसको उठा करके ये खा गया, तो इसीलिए ये आपका इंटरनल प्रोसेस ये चलते रहता है। हाँ, तो अब आते हैं अगला यानी कि चौथा क्या है, देखिए यहाँ पर 2 पार्ट और था। ये था एक नेटिव मेथड इंटरफेस और नेटिव मेथड लाइब्रेरी, तो इस दोनों के बारे में भी जान लेना है। तो ये क्या है नेटिव मेथड इंटरफेस, कि इसको जनरली हम लोग जावा नेटिव इंटरफेस के नाम से, मेथड इंटरफेस के नाम से जानते हैं, यानी JNI। द JNI इनेबल्स जावा प्रोग्राम्स टू कॉल और बी called by native applications or library written in other programming languages like C, C++. This allows Java application to leverage low-level system resources और executing native libraries। जैसे नॉर्मली मान लो आपका कोई POW फंक्शन हम कॉल करते हैं, तो हम लोग जावा में क्या यूज करेंगे, math.pow। लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि जावा में नहीं है लेकिन सी में यदि है तो उसको हमको कॉल करना है, C++ में कॉल करना है, हाँ, तो हम उसको कॉल यहाँ आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है आपका नेटिव मेथड लाइब्रेरी क्या है, तो नेटिव मेथड लाइब्रेरी का मतलब हो गया कि वो लाइब्रेरी जो दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसको हमको क्या करना है, कॉल करना है अपने नेटिव मेथड के लिए या नेटिव कोड के लिए। तो ये सारी फैसिलिटी मिलेगी किसके थ्रू, नेटिव मेथड लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, दीज आर लाइब्रेरीज रिटन इन अदर लैंग्वेजेस सच एज C दैट द JNI यूजेज द इंटरैक्ट विथ नेटिव कोड। नेटिव कोड के थ्रू ही उसको ये क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा।
तो अब देखिए, अब इसमें है कि जेवीएम का एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे होता है, यानी कि जेवीएम किस तरीके से एग्जीक्यूट कराता है। तो इसका कुछ अपना ये है, देखिए सबसे पहले क्या करेगा कि कंपाइलेशन करेगा। कंपाइलेशन आप समझ ही रहे हैं, जो जावा फाइल को किस में कन्वर्ट करेगा, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, जावा सी कंपाइलर का नाम है। इसके बाद क्लास लोडर है, यानी कि जो कंपाइल्ड फाइल है उसको उठा करके क्लास लोडर क्या करता है, लोड कर देता है। हाँ, इसके बाद है फिर बाइट कोड है वेरिफिकेशन। तो बाइट कोड वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये सही कोड है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ इसमें एरर है या किसी तरह का कुछ और भी, मैंने सिक्योरिटी चेकिंग के तरह से इसको कह सकते हैं कि बाइट कोड का वेरिफिकेशन होता है। देन एग्जीक्यूशन में जाता है, यानी एग्जीक्यूशन में क्या होगा, एग्जीक्यूशन इंजन के पास जाएगा, वहाँ पर जस्ट इन टाइम कंपाइलर ही है JIT जिसको कहते हैं, तो वो इसको कंपाइल करते हुए एग्जीक्यूट कर देगा। और गार्बेज कलेक्टर क्या है कि जिसका यूज यदि जिस ऑब्जेक्ट का नहीं है उसको ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, रिक्लेम कर देगा, हटा देगा। अभी जस्ट ऊपर वाले में देखें हैं। तो ये 5 स्टेप्स है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि जेवीएम का जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है वो ये 5 स्टेप्स आता है उसमें। अब देखिए, अब इसके बाद आते हैं कि एडवांटेजेस क्या है जेवीएम का। तो पहला एडवांटेज क्या है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कि कोई भी आपका लैंग्वेज हो, आपकी जस्ट ऊपर ही मैंने आपको बताया है कि चाहे वो विंडोज़ हो कि लिनक्स हो कि मैक ओएस हो, किसी में भी ये काम करेगा। दूसरा है कि मेमोरी मैनेजमेंट अभी आपने देखा है कि गार्बेज कलेक्टर रहता है जिसके थ्रू कि ये क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। सिक्योरिटी यानी कि किसी भी तरह का कोड इधर उधर इसमें ऐड आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाइट कोड का क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, यानी कि सिक्योर्ड रखता है उसको। इसके बाद है कि परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस इसका क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। हाँ, किसके चलते, JIT के चलते, जस्ट इन टाइम जो कंपाइलर है उसके चलते इसका जो एग्जीक्यूशन है, स्पीड है, वो क्या हो जाता है कि हाई हो जा रहा है। ठीक है। इसके बाद है आपका मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है, तो मल्टी थ्रेडिंग यानी कि एक साथ यहाँ पर एक से ज़्यादा थ्रेड यूज किया जा सकता है, और एक किसी भी वर्क के लिए एक थ्रेड रिस्पॉन्सिबल है। तो एक से ज़्यादा को हम जब यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि उस थ्रेड को भी हैंडल करना पड़ेगा, तो ये थ्रेड भी हैंडल करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद है मॉड्यूलरिटी, यानी कि मॉड्यूलरिटी क्या है कि जो अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस हैं, उसका प्लेटफॉर्म कुछ भी है, हाँ, उन सारे को ये क्या कर सकता है, एग्जीक्यूशन मोड में ला सकता है। जैसे एक लैंग्वेज पर हम मान लीजिए जावा का कोड लिखे, जावा के इस पर लिखे, और इसका प्लेटफॉर्म जो विंडोज़ है, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए लेकर के चलेगा मैक ओएस पर, यदि बाइट कोड बना हुआ है देन ये आराम से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो हो गया इसका एडवांटेजेस। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नए टॉपिक में आपके जावा में। चलिए।